हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप मानोगे अगर मैं आपको कहूँ कि एक देश ऐसा है जहाँ आपको इन चप्पलों को पहनने पर 16,000 की फाइन लग सकती है। आखिर ये कौन सा देश है और उन्हें चप्पलों से क्यों इतनी दिक्कत है? एंड व्हाट इफ मैं कहूँ कि एक देश ऐसा भी है जहाँ ऐसे कपड़े पहनने पर जेल हो सकती है? ना कोई मजाक नहीं, 100% सब सच कहा है। और ये सब तो फिर भी कुछ नहीं था। उससे ज्यादा शौक तो आपको इस बात को जान के लगने वाला है कि इटली में आप पिज्जा और पास्ता के लिए एक्स्ट्रा चीज नहीं मंगा सकते, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा चीज मांगने पर चीज नहीं गालियां सर्व की जाती हैं। पर आखिर क्यों? और आखिर क्यों जापानीज लोग वहाँ पानी के पूल में कम और सूप और नूडल्स के पूल में, ग्रीन टी के पूल में और रेड वाइन के पूल में ज्यादा नहाने जाते हैं? आखिर ये सारे ऐसे कौन से कल्चरल ऑडिटीज हैं वहाँ के, और ऐसे ऑडिटीज को क्यों फॉलो किया जा रहा है जो पूरी दुनिया की समझ के बाहर है? लेट्स फाइंड आउट। नंबर 1, ड्रेस डिजास्टर। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश। मेरी मानो वो बातें बस कहने की बातें नहीं है, वो ही हकीकत है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि कुछ देशों में आप निकलोगे बीच की सैर करने पर पहुंचोगे सीधे सलाखों के पीछे। जी हाँ, और ये कंट्रीज को सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान और ओमान यानी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। उन सारे देशों में उनके कल्चरल ऑडिटीज के हिसाब से औरत चाहे उसी देश की हो या घूमने आई कोई विदेशी, सभी को वहाँ के स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड को फॉलो करते हुए अपने पूरे बदन को ढकना अनिवार्य है। इनफैक्ट ईरान की बात करें तो वहाँ बॉडी के साथ साथ कंपल्सरली औरतों को बालों को भी हिजाब पहन के ढकना पड़ता है। ये सब कर आपको चाहे गर्मी हो या चाहे घुटन, बेहोश हो जाना, पर सब सह लेना, क्योंकि वहाँ अगर बदन से हिजाब निकला तो पूछताछ बाद में होगी। पहले तो वहाँ के लोग आपको 2 महीनों के लिए सीधे सलाखों के पीछे फेंकेंगे, जहाँ से निकलने के बाद खुले आम समाज के सामने 74 कोड़े पड़ेंगे, वो तो अलग। पर जहाँ यहाँ ये सब है, वहीं दूसरी ओर चाइना में मर्द हो या औरत, वो लोग तो रास्ता हो या ऑफिस, सब जगह अपने बाथरोब्स और नाइट पजामास में घूमते फिरते रहते हैं। जी हाँ, जहां एक और लॉकडाउन के बाद आज भी कई सारे इंडियंस यही सोचते हैं कि काश ऑफिस में भी बॉक्सर या नाइट सूट अलाउड होते। वहीं अपने काश को चाइना वालों ने अपना स्टेपल स्ट्रीट वेयर बना रखा है। अगर आप चाइना जा रहे हो तो बिना फिकर आप कुछ भी पैक कर सकते हो, पर अगर वहीं आप कैरेबियन के लिए अपने बैग्स पैक कर रहे हो तो जरा सावधान। ख्याल रखना कि आप अपने सारे कैमोफ्लेज यानी मिलिट्री डिजाइन वाले शर्ट्स, शॉर्ट्स, वॉलेट, पर्स और हैट को घर पे ही छोड़ के जाओ। एज कैरेबियन के जमाइका, एंटीगुआ, बारबाडोस एंड ग्रेनाडा में कैमोफ्लेज पहनना इलीगल है। नंबर 2, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, सुना है कभी? बस ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स यानी बीवीआई वही है। क्योंकि इफ देखने जाओ तो बीवीआई वो टेरिटरी है जहाँ ना इंडस्ट्रीज हैं, ना फार्मिंग होती है और ना ही कोई टैक्सेस लगते हैं। वहाँ पैसे कमाने का बस एकमात्र तरीका है टूरिज्म। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि वहाँ एक भी इंडस्ट्री ना होने के बावजूद बीवीआई 4 लाख कंपनीज का कारोबार संभालती है, होल्डिंग $1.5 ट्रिलियन इन एसेट्स। पर एक मिनट, सिर्फ 30,000 लोगों की बस्ती वाले टेरिटरी में 4 लाख कंपनीज आखिर कैसे? वेल, ये पॉसिबल है अगर वो टेरिटरी टैक्स हेवन हो। और रही बात बीवीआई की, तो वो तो टॉप 10 टैक्स हेवन कंट्रीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे आती है। बीवीआई में 0% टैक्सेशन पॉलिसी है, यानी कि वहाँ ना कोई कैपिटल गेन्स टैक्स है, ना गिफ्ट टैक्स, ना इनहेरिटेंस टैक्स और ना कोई सेल्स टैक्स और ना ही कोई वैल्यू एडेड टैक्स। और जब इतने सारे टैक्स नहीं होंगे तो क्या वहाँ टैक्स बचाने के लिए बिजनेसेस वहाँ अपना सेटअप नहीं लगाएंगे? आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपकी कंपनी यूके में है और वो वहाँ से ऑपरेट करती होगी तो कंपनी को 19% का कॉर्पोरेट टैक्स भरना होगा। बट वहीं अगर कंपनी को बीवीआई में सेट किया जाए और वहाँ से यूके बेस्ड ब्रांचेस को ऑपरेट करेगी तो कंपनी को लगेगा 0% का टैक्स, क्योंकि बीवीआई इज अ हेवन बॉस, इट इज अ टैक्स हेवन। जैसा कि हम कल्चरल ऑडिटीज की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में बहुत कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिकली डिफरेंसेस हैं। लोगों की इनकम और वेल्थ में भी काफी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में अराउंड 40% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और इंडिया में हार्डली 4%। इससे ही आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में भी इंडिया को बहुत कुछ करना है। नंबर 3, चप्पल। क्या आपको पता था कि आपके शू रैक में पड़े 150 रुपीज के चप्पल को अगर आप स्पेन में पहने हो तो आपकी 16,627 की पर्ची फट जाती? हाँ भाई हाँ, मैं उसी फ्लिप फ्लॉप चप्पल की बात कर रहा हूँ जो इंडियंस के मोस्ट फेवरेट चप्पल हैं। एज हमारे यहाँ तो भाई जब तक बात स्टाइल मारने की ना हो, मजाल है किसी को जो हमें जूते मोजे पहनने में मजबूर करे। और भाई बिना किसी रीजन के उन्हें पहने ही क्यों? ना चलने में बैलेंस मिलता है और ना वो कंफर्टेबल होते हैं, और उन्हें पहनने की वजह से पैरों में पसीना और जानलेवा बदबू आएगी, वो तो अलग। सो इन शॉर्ट, इंडिया में आपका शू को छोड़ फ्लिप फ्लॉप्स को पहनना 100% वैलिड है।
पर फिर भी स्पेन वाले अपने इंडिया के इस कल्चरल ऑडिटीज को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एज वहाँ स्लीपर्स पहनना यानी मामा को बुलवा देना होता है ना। ऐसी कोई स्पेसिफिक लॉज या बैन नहीं है चप्पलों पर, बट वहाँ पुलिस ऑफिसर्स का ये मानना है कि अगर आप फ्लिप फ्लॉप पहन ड्राइव करोगे तो वो सेफ ड्राइविंग नहीं है, एज गलती से चप्पल एक्सीलरेटर या ब्रेक के बीच फंस सकता है और अगर वो फंसा तो गाड़ी का बैलेंस खो जाएगा। बैलेंस गया यानी एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट के होने से नुकसान तो होगा ही, पर किसी को इंजरी होने का या उसकी जान जाने का भी चांस है। और इस सब की फसाद की जड़ क्या थी? सही कहा, चप्पल। सो जायज था, फसाद की जड़ को तो उखाड़ना ही पड़ेगा। बस इसीलिए स्पेनिश पुलिस ऑफिसर्स ने ड्राइविंग के वक्त फ्लिप फ्लॉप पहनने वालों पर 200 यूरोस यानी पूरे 16,627 रुपए की फाइन लगाना चालू कर दिया है। नंबर 4, गली गली शोर है, यूएस फरेबी है। यूएस जो अपने डॉलर से सबको अपनी उंगलियों पे नचाता है, क्या आपने कभी सोचा था कि उसी यूएस में नेशनल सेल्स टैक्स जैसी कोई सिस्टम ही नहीं होगी? जी हाँ, वहाँ सेल्स टैक्स है ही नहीं। उसके बदले यूएस में सब नेशनल लेवल पर इनडायरेक्ट टैक्सेस चढ़ते हैं, यानी कि हर स्टेट के पास अपनी अथॉरिटी है, वो मन चाहे उतने टैक्स रख सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी प्रॉपर ऑफिशियल डेट्स। यही वजह है कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स चढ़ता है, क्योंकि जायज है कोई भी ज्यूरिसडिक्शन के थाउजेंड्स ऑफ टैक्सेस नहीं पढ़ने बैठने वाला, एज वो नंबर्स एंड टैक्सेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बस इसीलिए ही अगर आप यूएस में किसी शॉप से समझो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो जिसका प्राइस टैग $14.88 का है, तो ये मत समझना कि आपको काउंटर पे बस $14.88 ही भरने हैं, एज उस प्रोडक्ट पे टैक्स चढ़ाना अभी बाकी है। सो वो प्रोडक्ट कैश काउंटर पे पहुंचने के बाद 16.02 का भी बन सकता है या $18 का भी। काफी ज्यादा नाइंसाफी है, राइट? पर कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दिक्कत सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, उन ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर रहे ऑडिटर्स को भी आती है। उन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने या समझने के लिए एक्चुअली कोई शॉर्टकट है ही नहीं। वहाँ ऑडिटर्स को सेल्स टैक्स को ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सेल और वर्ड्स, पेन, पेपर एंड अ कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर किसी छोटी सी कंपनी या शॉप की भी बात करें तो वहाँ ऑडिटर्स को सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करने में हफ्ते के 11 घंटे लग जाते हैं, यानी सेल्स रिटर्न्स को फाइल करने में एंड पेमेंट भेजने में इंसान को महीने के 6 दिन अलग से लग जाते हैं। उफ, कॉम्प्लेक्सिटी ही कॉम्प्लेक्सिटी है ना भैया। मैं तो कहूंगा कि इस यूएस से तो अच्छे अपने यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ सेल्स टैक्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है एंड टैक्स ऑलरेडी प्रोडक्ट पे एडेड ही होता है इन द फॉर्म ऑफ वैट। नंबर 5, नो एक्स्ट्रा खाना मिलना। अब आपका तो नहीं पता, पर भैया मुझे तो अपने पास्ता और पिज्जा पे एक्स्ट्रा लोडेड चीज तो मांगता ही मांगता है। बट डू यू नो व्हाट? इन इटालियन डिशेस के लिए एक्स्ट्रा चीज को मांगना इटली में मना है। वजह काफी सरल है। दरअसल इंडियन शेफ्स को ये बात जरा भी नहीं पसंद कि उनके खाना बना लेने के बाद कोई उनकी बनाई डिश में चीज या वहाँ के फेमस पार्मेसन चीज डाल उनकी डिश को छेड़े, क्योंकि दे थिंक कि उनको भली भांति पता है कि कौन से खाने में कितना चीज मांगता है। सो अपनी बुद्धि ना दौड़ाते हुए अपने चीज के प्यार को लगाम दो। अगर नहीं दी तो वो आपको पागल समझेंगे और आपके सर पर रूट का टैग भी लगा देंगे। सो बस कंक्लूजन यही है कि इटली में जाके आप चाहे घूमो फिरो, नाचो गाओ, खाओ पियो, पर गलती से भी कभी एक्स्ट्रा चीज मत मांगना। और कुछ वैसे ही रूल्स पुर्तगाल में भी हैं। ना ना ना, वहाँ चीज पे नहीं बल्कि सॉल्ट एंड पेपर पर वैसे सेम रूल्स हैं, क्योंकि भैया वहाँ के शेफ्स को भी सेम इटालियन शेफ्स के जितना ही अभिमान है। उनके हिसाब से उनको पता है कि खाने में कितना नमक लगता है और वो उन्होंने डाला हुआ है। अब चाहे हम फीका खाने वालों में से हों या नमकीन खाना खाने वालों में से हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई सुनने भी नहीं आने वाला आपको। आई मीन दीज शेफ्स आर हाईली स्किल्ड एंड रिस्पेक्टेड देयर, तो जायज है लोग उनकी ज्यादा सुनेंगे और तुम्हें अनसुना कर बुद्धू समझेंगे। नंबर 6, सूप एंड नूडल बाथ। मैगी सूप एंड नूडल्स 2 मिनट में बने या ना बने, पर जापानीज यूनिसन स्पा रिजॉर्ट के सूप एंड नूडल्स के बाद से आपकी सारी थकान 2 मिनट में जरूर दूर हो जाएगी। जी हाँ, वहाँ पानी और साबुन नहीं बल्कि सूप और नूडल से नहाया जाता है। टॉकिंग अबाउट द फ्लेवर ऑफ सूप, तो वो पोक ब्रोथ होता है। और रही बात नूडल्स की, तो वेल हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो नूडल्स के यूज के लिए मना किया हुआ है, जिसकी वजह से यूनिसन स्पा रिजॉर्ट असली नूडल्स के बदले सिंथेटिक नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पोक ब्रोथ रियल होता है, जिसकी परमिशन पता नहीं कैसे पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने दी हुई है। एंड जो आप सोच रहे हो, यस आप वो कर भी सकते हो, मतलब कि आप उस सूप में नहाते नहाते सूप को पी भी सकते हो। यानी कि एक साथ 2 फायदे, पहला पेट भर जाएगा और दूसरा ब्रोथ में नहाने से आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। यूनिसन स्पा रिजॉर्ट का कहना है कि नूडल्स एंड सूप में मौजूद कोलेजन की वजह से वहाँ बाथ लेने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और स्किन स्मूथर एंड हेल्दियर बन जाएगी। और अगर आप वेज हो और ये बात आपको सूट ना कर रहा हो
तो आप उसी स्पा में ग्रीन टी बात भी ले सकते हो, या तो फिर वहाँ के रेड वाइन हॉट टब बात का ख्याल है। यूं इस तरह खाने से नहाना वहाँ सब के लिए आए दिन रोज की बात है, पर टूरिस्ट को ये कितना नया लगने वाला है या कितना उनके समझ के बाहर जाने वाला है, उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लो, है ना। एक से एक बेमिसाल कमाल की जगहें और एक से एक वहाँ के कमाल के कल्चरल ऑडिटीज। अब इन सब के अलावा क्या आपको कोई ऐसा देश और वहाँ के ऐसे कोई कल्चरल ऑडिटी पता है जो इतना अजीब है कि टूरिस्ट के समझ के बाहर हो? अगर हाँ तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई मिलेगा आपसे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।